स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। नगेश शर्मा रविंद्र सैनी और कामेश सक्सेना पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करना चाहता था। इसके लिए उसने शालू को मोहरा बनाया। शालू ने दोनों पर बलात्कार का आरोप भी लगाया। पर 19 फरवरी 2014 की बात है। करीब 8 बजे गाजियाबाद हापुड़ रोड पर सड़क किनारे बने एक स्थानीय बस स्टैंड के पास 25 साल की एक लड़की के रोने की आवाज सुनकर लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। लग रहा था कि लड़की किसी हादसे का शिकार हुई है। उसके कपड़े अस्तव्यस्त थे और वह नशे की वजह से ठीक से नहीं बोल पा रही थी। उसकी हालत देखकर किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। कुछ ही देर में इलाकाई गश्ती पुलिस की जीप वहां पहुंच गई। पुलिस को आया देख वहां मौजूद तमाशबीन इधर उधर हट गए। पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो उसने अपना नाम शालू शर्मा बताया। वो मेरठ की रहने वाली थी। शालू ने बताया कि वो आज सुबह ही काम की तलाश में गाजियाबाद आई थी। यहाँ कुछ लोगों ने उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया और उसे एक काली गाड़ी से यहाँ फेंक कर भाग गए। सामूहिक दुष्कर्म की बात सुनकर पुलिस टीम ने इस घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी और पीड़िता को जीप में बिठाकर महिला थाना ले आए। अभी पुलिस शालू से पूछताछ कर ही रही थी कि एक अन्य महिला पीड़िता को ढूंढते हुए थाने पहुंच गई। उस औरत ने अपना नाम ब्रिजेश कौशिक बताते हुए कहा कि वह मेरठ की रहने वाली है और शालू की चाची है। ब्रिजेश के अनुसार वो शालू को ढूंढ रही थी। तभी उसे बस स्टैंड के पास अस्तव्यस्त हालत में मिली एक लड़की के बारे में पता चला तो वह थाने आ गई। इस मामले की सूचना पाकर थाना कविनगर के थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह, सीओ अतुल कुमार यादव, एसपी शिवहरी मीना व एसएसपी धर्मेंद्र कुमार यादव भी महिला थाना आ गए। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम सुनीता शर्मा उर्फ शालू शर्मा है और वह पति से अनबन की वजह से अलग किराए के मकान में रहती है। आज सुबह ही वो काम की तलाश में मेरठ से गाजियाबाद आई थी। गाजियाबाद में कलेक्टरेट के पास उसकी मुलाकात कामेश सक्सेना नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने उसे काम दिलाने का भरोसा दिया। बातचीत के बाद वो उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर लोनी स्थित विधि विभाग के ऑफिस ले गया। इसके बाद वह उसे कुछ उच्च अधिकारियों से मिलवाने का बहाने बैंक कॉलोनी गाजियाबाद स्थित मित्रगण सहकारी आवास समिति के ऑफिस ले गया। वहां शाम 6 बजे कामेश ने उसे रविंद्र कुमार सैनी व कुछ अन्य लोगों से ये कहकर मिलवाया कि ये सब गाजियाबाद के बड़े लोग हैं, ये काम भी दिलवाएंगे और पैसा भी देंगे। वहीं पर उसे एक कप चाय पिलाई गई, जिसे पीकर वो बेहोश हो गई। बेहोशी की ही हालत में उन सभी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में वे उसे एक काली कार में डालकर हापुड़ रोड पर गोविंदपुरम के पास फेंक कर भाग गए। शालू जिस तरह बात कर रही थी उससे पुलिस को कतई नहीं लग रहा था कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। दूसरे बिना किसी सूचना के उसकी चाची का थाने आना भी पुलिस को अजीब लग रहा था। इसलिए पुलिस ने आगे बढ़ने से पहले दोनों से ठीक से पूछताछ कर लेना उचित समझा। पूछताछ में शालू ने बताया था कि पति से अलग रहने की वजह से उसका और उसके बेटे का खर्चा नहीं चल पा रहा था। उसे नौकरी की तलाश थी। उसने नौकरी के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी चाची ब्रिजेश कौशिक से कह रखा था। वो चूंकि समाज सेविका थी और उसके संपर्क भी अच्छे लोगों से थे, इसलिए वो उसे नौकरी दिला सकती थी। 19 फरवरी की सुबह उसकी चाची का फोन आया कि वो गाजियाबाद आ जाए, वो उसे नौकरी दिला देगी। उसने ये भी कहा कि वो उसे गाजियाबाद कलेक्टरेट के पास मिलेगी। चाची के कहने पर ही वो गाजियाबाद कलेक्टरेट पहुंची थी। वहां चाची तो नहीं मिली, कामेश सक्सेना मिल गया। वो काम दिलाने के नाम पर उसे अपने साथ ले गया था। उधर ब्रिजेश ने बताया था कि जब वो कलेक्टरेट पहुंची तो शालू उसे वहां नहीं मिली। उसके बाद वो दिन भर उसे ढूंढती रही। उसे शालू की बहुत चिंता हो रही थी। फिर रात को जब उसे पता चला कि हापुड़ रोड के एक बस स्टैंड के पास एक लड़की पड़ी मिली है और उसे महिला थाने ले जाया गया है तो वह यहां आ गई। यहां पता चला कि वो लड़की शालू ही थी और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। शालू और ब्रिजेश के बयानों में काफी विरोधाभास था। पुलिस को शक हुआ तो उसने शालू और ब्रिजेश से पूछा कि जब दोनों के पास मोबाइल फोन थे तो उन्होंने एक दूसरे से फोन पर बात क्यों नहीं की। इस पर दोनों नेटवर्क का रोना रोने लगी। ये बात पुलिस के गले नहीं उतरी, जिससे उसे शालू और ब्रिजेश की बातों पर कुछ शक हुआ। बहरहाल पुलिस ने शालू शर्मा के बयान के आधार पर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ रात 8:30 बजे धारा 342, 506 व 376 के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके साथ ही उसे मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि शालू के साथ दुष्कर्म हुआ था। चूंकि शालू गैंगरेप की बात कर रही थी,
इसलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस उच्चाधिकारियों ने मीटिंग की और इसकी जांच का जिम्मा सीओ अतुल यादव को सौंप दिया। उन्हें निर्देश दिया गया कि आरोपियों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द मामले का खुलासा करें। सीओ अतुल कुमार यादव, थाना प्रभारी कविनगर अरुण कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी अंजू सिंह तेवतिया व सब इंस्पेक्टर अमन सिंह ने इस मामले पर आपस में विचार विमर्श किया तो उन्हें शालू और ब्रिजेश के बयानों में विरोधाभास नजर आया। रविंद्र सैनी और कामेश सक्सेना के फोन नंबर शालू से ही मिल गए। पुलिस ने उनसे संपर्क किया तो बात भी हो गई। दोनों ही सम्मानित व्यक्ति थे। रविंद्र सैनी प्रॉपर्टी का काम करते थे, जबकि कामेश सक्सेना बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। चूंकि दुष्कर्म का मामला दर्ज हो चुका था, इसलिए पुलिस ने रात में ही रविंद्र सैनी और कामेश सक्सेना को थाने बुला लिया। दोनों का ही कहना था कि उन पर यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस चाहे तो उनकी कॉल डिटेल्स निकलवा कर उनकी लोकेशन पता कर सकती है। चूंकि पुलिस को शालू की बातों पर शक था, इसलिए पुलिस ने रविंद्र सैनी और कामेश सक्सेना का उससे आमना सामना नहीं कराया। इसकी जगह उन्होंने एक बार फिर पीड़िता शालू से गहन पूछताछ का मन बनाया ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इससे पहले पुलिस टीम में पीड़िता और दोनों नामजद आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवा कर चेक कर लिया। तीनों की कॉल डिटेल्स की पड़ताल से पता चला कि पूरे दिन शालू और कामेश सक्सेना के फोन लोकेशन कलेक्टरेट या लोनी के आसपास नहीं थी, जबकि शालू अपने बयान में दावा कर रही थी कि वो कामेश से कलेक्टरेट पर मिली थी। कॉल डिटेल्स से ये भी पता चला कि रविंद्र सैनी का कामेश सक्सेना या पीड़िता से एक बार भी मोबाइल फोन से संपर्क नहीं हुआ था। इससे पुलिस को लगा कि शालू संभवतः कामेश सक्सेना और रविंद्र सैनी को जानती ही नहीं है। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकलवाई तो किसका नंबर निकला। ऐसी स्थिति में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि हो ना हो शालू किसी लालच के तहत या किसी के कहने पर रविंद्र सैनी और कामेश सक्सेना पर आरोप लगा रही हो। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने रविंद्र सैनी और कामेश सक्सेना सहित 8 लोगों को शालू के सामने खड़ा करके पूछा कि वो दुष्कर्मियों को पहचाने, लेकिन वो रविंद्र सैनी और कामेश सक्सेना में से किसी को नहीं पहचान सकी। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई ने जांच की दिशा ही बदल दी। अब शालू खुद ही जांच के दायरे में आ गई। दोनों आरोपियों की कॉल डिटेल्स से यह साबित हो गया था कि वे दोनों भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, जबकि पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि कामेश ने ही उसे रविंद्र से सोसाइटी के ऑफिस में मिलवाया था। अगर ऐसा होता तो दोनों के बीच बातचीत जरूर हुई होती। इसी बात को ध्यान में रखकर जब शालू की कॉल डिटेल्स को फिर से जांचा गया तो उसमें एक खास नंबर पर पुलिस की निगाह पड़ी। शालू ने मेरठ से गाजियाबाद आने के बाद उस नंबर पर दिन में कई बार बात की थी। कॉल डिटेल्स से यह बात भी सामने आ गई थी कि शालू और उस नंबर से फोन करने वाले की ज्यादातर लोकेशन नवयुग मार्केट, गाजियाबाद के आसपास थी। शालू की तथाकथित चाची ब्रिजेश के मोबाइल नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई थी। जांच में पता चला कि दिन भर वह भी उस नंबर के संपर्क में रही थी। उस नंबर से उसके मोबाइल पर कई बार फोन आए थे। जब उस संदिग्ध फोन नंबर की आईडी निकलवाई गई तो पता चला कि वो नंबर नगेश चंद्र शर्मा, निवासी गांव रामपुर, जिला हापुड़ का है। पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया तो वो बंद मिला। इससे पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि इस मामले में कोई न कोई झोल जरूर है। अगले दौर की पूछताछ के लिए शालू उर्फ सुनीता शर्मा को एक बार फिर से तलब किया गया। इस बार शालू से जब उसके फोन की कॉल डिटेल्स को आधार बनाकर पूछताछ की गई तो वो अधिक देर तक पुलिस के सवालों का सामना नहीं कर सकी। उसने इस फर्जी दुष्कर्म कांड का सारा राज खोल दिया। मेरठ रोड, नई बस्ती निवासी तेजपाल शर्मा की बेटी सुनीता शर्मा उर्फ शालू भले ही अभावों में पलीबड़ी थी, लेकिन थी महत्वाकांक्षी। जब वो 16 साल की थी तभी उसकी शादी मेरठ के ही प्रवीण शर्मा से हो गई। मायके में तो गरीबी थी ही, शालू की ससुराल की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। शादी के 2 साल बाद ही शालू प्रवीण के बेटे की मां बन गई। शालू और प्रवीण में वैचारिक मतभेद रहते थे, जो धीरे धीरे बढ़ते गए। जब दोनों में झगड़ा रहने लगा तो शालू ससुराल छोड़कर अपने बेटे के साथ मायके में रहने आ गई। अपने और बेटे के पालन पोषण के लिए चूंकि नौकरी करना जरूरी था, इसलिए वो नौकरी की तलाश में लग गई। नौकरी तो उसे नहीं मिली, पर राजकुमार गुर्जर उर्फ राजू भैया जरूर मिल गया, जो बसपा के टिकट पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था। राजनीति की नैया पर सवार होकर आगे बढ़ने की चाह में शालू ने राजकुमार गुर्जर से नजदीकियां बना ली और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद शालू को लगने लगा कि उसे अपने और अपने बेटे के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। नौकरी की जरूरत महसूस हुई तो शालू ने पड़ोस में रहने वाली अपनी रिश्ते की चाची ब्रिजेश कौशिक से मदद मांगी। उसके कहने पर ही वो गाजियाबाद आई थी।
पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान में शालू शर्मा ने बताया था कि वह अपनी चाची ब्रिजेश कौशिक के माध्यम से नगेश चंद्र शर्मा को जानती थी और उसी के बुलाने पर 19 फरवरी को मेरठ से गाजियाबाद आई थी। नगेश चंद्र का ऑफिस नवयुग मार्केट में था। उसके नवयुग मार्केट स्थित ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद उसकी चाची ब्रिजेश कौशिक भी वहां आ गई थी। नगेश चंद्र शर्मा ने शालू को एक पर्चा लिख कर दिया, जिस पर 2 आदमियों के नाम व फोन नंबर लिखे थे। इनमें एक नाम रविंद्र सैनी का और दूसरा कामेश सक्सेना का था। नगेश ने उन दोनों के फोटो शालू को दिखाकर कहा कि उसे उनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराना है। जब वो एफआईआर दर्ज करा देगी तो उसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उस कागज को पढ़कर शालू ने चाची की ओर देखा तो उसने कहा कि अगर पैसों की ज्यादा जरूरत है तो ये काम कर दे। इस काम में वह भी उसकी मदद करेगी। इसके बाद नगेश ने फोन करके लोनी के एक लड़के शहजाद को बुलाया। उसके आने के बाद नगेश ने उसे कप में डालकर चाय पिलाई, जिसे पीकर शालू अर्धा बेहोशी की हालत में आ गई। इस बीच नगेश शहजाद को वहीं छोड़कर चाची के साथ बाहर चला गया। अर्धा बेहोशी की हालत में शहजाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शालू ने आगे बताया कि उसने अपनी पहली एफआईआर में रविंद्र सैनी और कामेश सक्सेना का नाम नगेश चंद्र शर्मा के कहने पर लिखवाया है, जिन्हें वह जानती तक नहीं थी। शालू शर्मा के इस इकबालिया बयान को अगले दिन धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया। शालू के इस बयान के बाद इस मामले की सभी बिखरी कड़ियां जुड़ गई थीं। पुलिस ने मुखबिरों की निशानदेही और फोन लोकेशन के आधार पर जाल बिछाकर 20 फरवरी 2014 की सुबह 9:30 बजे बस अड्डे के सामने संतोष अस्पताल के गेट के पास से नगेश चंद्र शर्मा, शहजाद निवासी बंगाली पीर, कस्बा लोनी और ब्रिजेश कौशिक निवासी शिवपुरम, मेरठ को गिरफ्तार कर लिया। उस समय ये तीनों काली वैगनार कार से कहीं भागने की फिराक में थे। तीनों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो नगेश चंद्र शर्मा ने बताया कि वह रविंद्र सैनी व कामेश सक्सेना को पहले से ही जानता था। दोनों ही करोड़पति हैं। उन्हें वो दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर मोटी रकम वसूलना चाहता था। नगेश चंद्र शर्मा खुद को A to Z न्यूज चैनल का पत्रकार बताता था। इसी नाम से उसने नवयुग मार्केट में ऑफिस भी खोल रखा था। जबकि शहजाद फोटोग्राफर था और नगेश चंद्र शर्मा के साथ ही रहता था। वैसे A to Z चैनल का कहना है कि उसने नगेश चंद्र शर्मा को काफी पहले निकाल दिया था। बहरहाल, आरोपी शहजाद ने बताया कि उसने जो भी किया, नगेश चंद्र शर्मा के कहने पर किया था। वह भी रविंद्र और कामेश को नहीं जानता था। ब्रिजेश कौशिक का भी यही कहना था कि उसने भी जो किया वो नगेश चंद्र शर्मा के कहने पर किया था। वह भी रविंद्र सैनी या कामेश सक्सेना को नहीं जानती थी। 66 वर्षीय रविंद्र सैनी अपने परिवार के साथ सेक्टर 9, राजनगर, गाजियाबाद में रहते थे। उनके दोनों बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त थे और अपने अपने परिवार के साथ अमेरिका और बंगलुरु में रहते थे। रविंद्र सैनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महाराजपुर, गाजियाबाद शाखा से 1998 में रिटायर हुए थे। डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने रिटायर होने से पहले एक आवासीय समिति बनाई थी। यह उस समय की बात है जब दिल्ली और एनसीआर में जमीनों के दाम बहुत कम थे। तब जमीनें आसानी से उपलब्ध थीं। उसी जमाने में रविंद्र सैनी ने किसानों से 14 एकड़ जमीन खरीदकर एक सोसाइटी बनाई, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय बैंकर्मी एवं मित्रगण आवास समिति। यह आवासीय समिति सदरपुर, गाजियाबाद के पास है। इस आवास समिति के पहले चुनाव में प्रमोद कुमार त्यागी को अध्यक्ष व रविंद्र सैनी को सचिव पद के लिए चुना गया था। इस समिति के 203 सदस्य हैं। इस समिति ने जो आवासीय कॉलोनी बनाई उसका नाम सहयोगनगर रखा गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि समिति के पहले चुनाव में ही रविंद्र सैनी को सर्वसम्मति से आजीवन सचिव बनाया गया था। इस पद पर कार्य करते हुए अध्यक्ष प्रमोद त्यागी को जब कई तरह की वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त पाया गया तो 2005 के चुनाव में उन्हें पद से हटा दिया गया। उनकी जगह वीरेंद्र त्यागी को अध्यक्ष चुना गया। प्रमोद त्यागी ने पद से हटाए जाने का कारण रविंद्र सैनी को माना और उनसे रंजिश रखने लगे। करीब 2 साल तक चुप रहने के बाद प्रमोद त्यागी ने अधिग्रहित जमीन के किसानों के साथ मिलकर कई तरह की अनियमितताओं की शिकायतें जीडीए व अन्य सरकारी विभागों में की। लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपने एक दोस्त विजय पाल त्यागी द्वारा सितंबर 2010 में रविंद्र सैनी के खिलाफ गाजियाबाद की सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया। इसमें कहा गया था कि रविंद्र सैनी ने गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा इलाके में उन्हें एक भूखंड दिलाने की एवज में 3 किश्तों में 16,10,000 रुपए लिए थे, जिन्हें हड़प लिया है और जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं कराई है। यह मुकदमा आज भी अदालत में विचाराधीन है। 18 अक्टूबर 2013 को दोपहर करीब 1 बजे रविंद्र सैनी को जैन नाम के किसी व्यक्ति ने फोन करके कहा कि वो उनका मकान किराए पर लेना चाहता है।
लेकिन रविंद्र सैनी जब वहां पहुंचे तो बंदूक और रिवाल्वर की नोक पर उन्हें बंधक बनाकर उनके बैंक कॉलोनी स्थित मकान की 3 मंजिलों की रजिस्ट्री उनके नाम करने, 15 लाख रुपए नकद देने तथा समिति के सचिव पद से हट जाने को कहा गया। ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इस घटना की तहरीर उसी दिन देर शाम रविंद्र सैनी ने थाना कविनगर में दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। इस पर रविंद्र सैनी ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर नामजद अभियुक्तों प्रमोद कुमार त्यागी और विजय पाल त्यागी के खिलाफ 18 अक्टूबर 2013 को भादवी की धारा 384, 323, 386, 452, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई न होती देख रविंद्र सैनी ने अपनी व्यथा एसएसपी गाजियाबाद, डीआईजी मेरठ जोन, मंडलायुक्त मेरठ, डीजीपी लखनऊ, मानव अधिकार आयोग व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक भी पहुंचाए, लेकिन सिवाय आश्वासनों के उन्हें कुछ नहीं मिला। अभी तक ये लड़ाई और रंजिश व्यक्तिगत थी, लेकिन अब उन्हें एक और झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने की कोशिश की गई। इस मामले में नाम आने पर रविंद्र सैनी और उनके परिवार की काफी बदनामी होती, लेकिन पुलिस की तत्परता से वो बाल बाल बच गए। इस कथित दुष्कर्म कांड में नामजद दूसरे आरोपी कामेश सक्सेना गाजियाबाद के बिजली विभाग में कार्यरत हैं और परिवार सहित विजयनगर में रहते हैं। 20 फरवरी 2014 को रविंद्र सैनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आईपीसी धारा 384 व 120 बी के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें नगेश चंद्र शर्मा, शहजाद व ब्रिजेश कौशिक को आरोपी बनाया गया। इसी मामले में एक अन्य एफआईआर कथित पीड़िता सुनीता शर्मा उर्फ शालू द्वारा भी दर्ज कराई गई, जिसमें नगेश चंद्र शर्मा, शहजाद और ब्रिजेश कौशिक को आरोपी बनाया गया। इनके खिलाफ धारा 376, 342, 506 व 120 बी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को उसी दिन गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।